नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत यह पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अधिकार और कर्तव्य इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही वह समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। अगर हम कहें कि अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, तो यह सही कहा गया है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अधिकार की परिभाषाएं जो हैं वो लॉस्की और बोसांके के द्वारा भी दी गई हैं। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। इसी तरह बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। अगर हम देखें तो इन दोनों ही परिभाषाओं में अधिकार को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा गया है, यानी जिसे समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य उसे लागू कर देता है। ये सब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे अधिकार के लक्षणों के बारे में। तो अधिकार के लक्षणों में पहला आता है सामाजिक स्वीकृति। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलने पर व्यक्ति शक्तियों का उपभोग करता है, लेकिन वे उसकी शक्तियां जो हैं वो अधिकार नहीं होके प्राकृतिक शक्तियां बनकर रह जाती हैं। अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा है और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता का उपभोग जो है वो समाज में ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा है व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक। अधिकार जो है वो उनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। अधिकार के रूप में स्वतंत्रताएं और सुविधाएं व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जुआ खेलना, आत्महत्या करना, शराब पीना, ये सभी अधिकार के अंतर्गत नहीं आते और इसीलिए इनका अधिकार कोई भी राज्य नहीं देता है। अगला है सामाजिक हित के लिए प्रयुक्त। अधिकार का प्रयोग जो है वो सामाजिक हित के संदर्भ में किया जाता है, समूह हित में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों का प्रयोग किया जाए, बल्कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो, इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग राज्य के द्वारा अधिक किया जाता है। अगला है व्यक्ति की रक्षा का दायित्व। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण है कि उसकी रक्षा का दायित्व जो है, व्यक्ति की रक्षा जो है उसका दायित्व राज्य के ऊपर होता है और राज्य इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी करता है। जैसे कि एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए और यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक इसके लिए संरक्षण की व्यवस्था नहीं करता तब तक इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की रक्षा का दायित्व जो है वो राज्य के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर नहीं किया जाता और अगर एक अधिकार दिया जाता है तो वह सभी व्यक्तियों को एक समान दिया जाता है।
अब हम देखेंगे अधिकारों का वर्गीकरण। जब हम अधिकारों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है, इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि यह अधिकार राज्य के द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। केवल आत्मिक चेतना जनमत के द्वारा इन्हें स्वीकार किया जाता है और इनका राज्य के जो कानून होते हैं उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। दूसरे आते हैं कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार होते हैं जिनकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है और इनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है। इसे भी दो भागों में विभक्त किया गया है, सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक और नागरिक अधिकारों के बारे में। तो इसमें पहला आता है समानता का अधिकार। समानता जो हर दृष्टिकोण से होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। इसका अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व मिलना चाहिए और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत राजनीतिक समानता भी मिलनी चाहिए, सामाजिक समानता भी मिलनी चाहिए और आर्थिक समानता भी उसे मिलनी चाहिए। अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है वो नियंत्रणहीनता नहीं होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर की प्राप्ति है। स्वतंत्रता के भी कई भेद बताए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से स्वतंत्रता कई रूपों में अभिव्यक्त होती है। अगला है संपत्ति का अधिकार। मनुष्य के जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके भी रख सकता है। जैसे कि धन, जमीन, जायदाद के रूप में व्यक्ति के द्वारा जो रक्षित संपत्ति होती है उसे बिना मुआवजा दिए हुए उसे नहीं छीना जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति अर्जित करने और उसे रखने का अधिकार है। अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा जो है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। वर्तमान समय में ये बात तय है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि धनी या निर्धन के लिए किसी भी प्रकार से अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य और निःशुल्क की जानी चाहिए। जैसा कि भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है। अगला आता है रोजगार का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति या आर्थिक शक्ति जो है वो कोई न कोई काम करके ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए और काम के बदले में उसे उचित पारिश्रमिक भी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार। मनुष्य को सभी अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इनमें भी अगर कोई महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है तो वह जीवन का अधिकार है, क्योंकि इसके बिना किसी भी अन्य अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं कर सके। जीवन के अधिकार के अंतर्गत हम कह सकते हैं आत्मरक्षा का अधिकार भी आता है, जिसका तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात होता है तो संबंधित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही भी कर सकता है। तो इस प्रकार हमने सामाजिक एवं या नागरिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का, शिक्षा का, रोजगार का और जीवन का अधिकार देखा। दूसरा अधिकार आता है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के
के विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को मिलने चाहिए। जैसे कि मतदान का अधिकार, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। वो देश के शासन में मतदान के माध्यम से वह देश के शासन में भाग ले सकता है। और मतदान को अगर हम कहें कि यह लोकतंत्र की आधारशिला है तो यह सर्वथा उचित कहा गया है। इसीलिए अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। अगला आता है निर्वाचित होने का अधिकार। प्रजातंत्र में शासक और शासित के बीच कोई भी भेद नहीं होता है। योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंध के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है और इस अधिकार के माध्यम से वह अपने देश की उन्नति में सक्रिय भूमिका भी निभा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। इसी तरह व्यक्ति को सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार भी मिलना चाहिए और इस अधिकार के संबंध में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंतिम है प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। शासन का संचालन जो है वो जनहित के लिए किया जाता है। अगर जनता को शासन से कोई शिकायत होती है तो शासन को यह व्यक्ति को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रार्थना पत्र जो है वो शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सके, या हम कहें कि शासन की आलोचना भी करने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो ये तो है राजनीतिक अधिकार, जिसके अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार शामिल किया गया है। इसके अलावा ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो अगर सामान्य स्थिति है तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन अगर स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है और जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वह संवैधानिक मार्ग का पालन नहीं करता है तो जनता को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी सरकार को वह पदच्युत कर सकती है। अब बात आती है कर्तव्यों की। तो जैसा कि अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं तो यह उचित कहा गया है। अधिकार, अगर एक व्यक्ति को देश का नागरिक होने के नाते कतिपय अधिकार दिए गए हैं तो उसी व्यक्ति को देश का नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य भी तय किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि और अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक व्यक्ति का जो अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है और इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्यों से भी पदच्युत हो रहा है। भारत के संविधान में अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो अधिकारों का उल्लेख मूल संविधान में किया गया था, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख उस समय नहीं किया गया था, लेकिन अनुभव किया गया था कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी होने चाहिए। और यही कारण है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 51 कह करके 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया और उससे पूर्व 10 मूल कर्तव्य जो थे वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका पालन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के से अपेक्षित माना गया है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अधिकार कर्तव्य का और कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब है और एक को अगर हम समाप्त करते हैं तो इसका मतलब है दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो घनिष्ठ रूप से संबंधित कहे जा सकते हैं।